हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में जिसका नाम है वेव थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जैसी मैक्सवेल ने 1864 में एक थ्योरी दी, ये वही थ्योरी है जिसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करेगा, जिससे उसकी एनर्जी लगातार डिक्रीज होती जाएगी और वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में ही जाकर गिर जाएगा। इस थ्योरी का जवाब या इस बात का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है रदरफोर्ड की थ्योरी का कि उन्होंने वेव थ्योरी को जस्टिफाई नहीं किया। आइए देखते हैं इस थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी सोर्स, वो चाहे सन हो, चाहे आपके घर में बल्ब से आने वाली लाइट हो, ट्यूबलाइट से आने वाली लाइट हो, ये जब भी एनर्जी को इमिट करते हैं या लाइट एनर्जी को इमिट करते हैं, ये कंटिन्यूअसली इस एनर्जी को इमिट करते हैं और इस निकलने वाली एनर्जी को ही हम रेडिएंट एनर्जी या रेडिएशन कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब भी ये रेडिएशन मूव करती हैं किसी सोर्स से लेकर हमारे तक, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली देखने पर पता लगता है कि इनके साथ दो फील्ड भी चलते हैं। एक फील्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे फील्ड को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों के दोनों फील्ड एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर मूवमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपकी वेव, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू कि इसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो किस डायरेक्शन में है और इसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो किस डायरेक्शन। ये ना केवल इस फील्ड को मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल फील्ड है और इस फील्ड को आप मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो ना केवल ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये प्रोपागेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। क्या मैंने लिखा? These radiations consist of electrical and magnetic fields which are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of wave। जिस वे डायरेक्शन में वेव जा रही है, ये दोनों को दोनों फील्ड्स उसके भी परपेंडिकुलर हैं और ये आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसलिए क्योंकि इन रेडिएशंस के साथ में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए इन रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है। यानी कि जब भी लाइट हमारे पास आएगी वो इस रेडिएंट एनर्जी के थ्रू आएगी। इस रेडिएंट एनर्जी को इसकी नेचर के कारण वेव नेचर का बोला जाता है, और ये जो वेव है इसकी वेलोसिटी जस्ट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। यानी कि जो ईएम रेडिएशंस होती है वो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही चलती हैं, दैट इज 3 × 10⁸. These radiations possess wave nature and travel with velocity of light, that is 3 × 10⁸. And most important point, these radiations do not require any medium for their propagation। जब इनको किसी भी सोर्स के पॉइंट से लेकर ऑब्जर्वर तक आना है, इसके लिए इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडियम होगा तो चलेंगे नहीं, मीडियम में भी चल सकती हैं, मीडियम नहीं हो तब भी चल सकती हैं। आप लोग जानते हैं सन और अर्थ के बीच में काफी स्पेस, वैक्यूम है, वहां पर कुछ भी नहीं है, फिर भी ये रेडिएशन हमारे पास पहुंच जाती हैं। यानी कि इन रेडिएशन के पहुंचने के लिए हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब हम बात करें इन वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये जो वेव्स निकलती हैं इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको आनी चाहिए। तो राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेवलेंथ। आप लोग देख रहे हैं इस वेवी नेचर को, ये एक तरह से पार्टिकल्स की मूवमेंट को बताता है। जो ऊपर, जो मीन पोजीशन से ऊपर दिखाई दे रहा है उसको क्रस्ट बोला जाता है, जो मीन पोजीशन के नीचे दिखाई दे रहा है उसको ट्रफ बोला जाता है। और जब भी वेव मूवमेंट करती है तो इनिशियल पॉइंट से एक वेव के पूरा होने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive क्रस्ट और 2 consecutive ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। 2 consecutive क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस यही तो है, यहां से लेकर और यहां तक
चाहे आप इसको लैम्डा बोल दीजिए और चाहे आप एक वेव के कंप्लीट एक ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो डेफिनेशन क्या है वेवलेंथ की, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेव दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। जहां तक इसके मेजरमेंट का सवाल है, ये माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम वगैरह में हो सकती है। अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, मीटर में, किसी भी यूनिट में आप ले सकते हैं। जहां तक माइक्रोमीटर का सवाल है, एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर्स होते हैं और एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो वेवलेंथ हो गई। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में किसी पॉइंट से पास होने वाली वेव्स के नंबर को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी पोंड में पत्थर डाला, पत्थर डालने से क्या होगा, वेव्स जनरेट होंगी। तो आपके पैर के साथ में एक सेकंड में कितनी वेव्स आके बार बार टकरा रही हैं, एक सेकंड के अंदर 50 वेव टकरा रही हैं कि 30 वेव टकरा रही हैं कि 20 वेव टकरा रही हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करती है किसी पॉइंट को, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू से शो करते हैं। और फ्रीक्वेंसी जनरली किसमें मेजर की जाती है, हर्ट्ज में, जिसकी यूनिट होती है 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 1 साइकिल पर 1 सेकेंड। अगर आपको किलो हर्ट्ज देगा तो 10⁻³ हर्ट्ज या 10⁻³ साइकिल पर सेकेंड हो जाएगा। अगर आपको 1 मेगा हर्ट्ज देगा तो 10⁻6 हर्ट्ज या 10⁻6 साइकिल पर सेकेंड के बराबर होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वेलोसिटी, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में वेव ने कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूंगा तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को वेव नंबर कहते हैं। तो नेचुरल सी बात है, इसकी जो यूनिट होंगी वो डिस्टेंस यूनिट का इन्वर्स हो जाएंगी। जैसे सेंटीमीटर इन्वर्स, नैनोमीटर इन्वर्स, माइक्रोमीटर इन्वर्स, इस तरह से हम वेव नंबर को पढ़ सकते हैं। टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन को पूरा होने में कितना टाइम लगता है, उसे उस वेव का टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये आपका सेकंड में आएगा या मिनट में आएगा। एम्पलीट्यूड, द हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। क्रस्ट की या ट्रफ की हाइट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोलते हैं। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल ने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया और उस रिलेशनशिप से हमें पता लगता है कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c/λ। अगर आपको किसी वेव की वेवलेंथ दे रखी है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और अगर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो बड़े आराम से आप उसकी वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो पहली बात, वेव की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए आपको, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको उस वेव की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं सोलर स्पेक्ट्रम की। जो रेडिएंट एनर्जी हमें सन से मिलती है, अगर मैं उसको एनालाइज करूं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के थ्रू, तो इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई देता है। इस पैटर्न में इस स्पेक्ट्रम के पर्टिकुलर रीजन से स्पेसिफिक आप देखेंगे, सबसे लेफ्ट में कॉस्मिक रेज है, देन गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रीजन, IR, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। जैसे जैसे हम इसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। तो जो कॉस्मिक रेज होती है उसकी वेवलेंथ 10⁻⁻16 से बढ़ती बढ़ती रेडियो वेव्स में ये 10⁻4 या उससे भी बियॉन्ड हो सकती है।
जहां तक फ्रीक्वेंसी का सवाल है, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, न्यू इज इक्वल टू, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, या यूं कहें न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, यानी कि अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो नेचुरल सी बात है इन रीजन्स की फ्रीक्वेंसीज कम हो रही है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है 10 टू द पावर 24 सेकेंड इनवर्स कॉस्मिक रेज की। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और इसकी वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 4। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है 10 टू द पावर -16 मीटर से 10 की पावर 4, लेकिन फ्रीक्वेंसी राइट टू लेफ्ट इंक्रीज कर रही है 10 टू द पावर 4 से लेकर 10 टू द पावर 24 हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी आपकी हो सकती है। तो इस स्पेक्ट्रम को हम सोलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये चीजें आपने सीखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। अगली क्लास में हम सीखेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। थैंक यू सो मच।